हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजकुमार एंड वेलकम टू राज ज्ञान जी। आज हम कक्षा 12वीं के विश्व राजनीति की पुस्तक के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की चर्चा अपने अगले वीडियो में कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने 2 वीडियो में इसका परिचय जान लिया और यूरोपीय संघ के बारे में जाना और आसियान देशों और आसियान के कार्य उद्देश्यों और इसके गठन की परिस्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया। और अब जो हमारा अध्ययन विषय होगा वह होगा चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो अब हमने जो बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। तो अब तक हमने क्या है, भारतीय महाद्वीप और उसके पड़ोसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जो कि आसियान के सदस्य देश हैं उनके बारे में अध्ययन किया हमने। अब हम इसमें केवल और केवल चीन के बारे में अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वह एक उछाल को कैसे उसने हासिल कर लिया और कैसे वह एशिया महाद्वीप में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश कैसे बनकर उभरा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस कहानी को। जो एशिया के एक बड़ा केंद्र है उसमें तीसरा बड़े केंद्र चीन की ओर हम रुख करेंगे और आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। तो 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यानी कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते ही चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बन चुका है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही 1978 में चीन ने विश्व व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व बाजार के लिए अपने जो दरवाजे हैं खोल दिए। दरवाजे खोलने से अभिप्राय है कि जब चीन 1978 से पहले अन्य दुनिया और अन्य देशों के साथ जो व्यापार है, किसी भी प्रकार का जो लेन देन है वह साझा नहीं करता था, बल्कि अपने देश के अंदर जो सीमित व्यापार है, देश के अंदर होने वाला व्यापार है, उस पर ही निर्भर करता था। लेकिन 1978 के बाद चीन ने अपनी नीतियों को बदला और विश्व के साथ जुड़ने का फैसला किया। और जब 1978 में विश्व के साथ व्यापार होने लगा, विश्व बाजार के साथ, और निजी कंपनियां चीन में निवेश करने लगीं, तो क्या हुआ, चीन का आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक रफ्तार ने अब चीन को एशिया में या अन्य जो इसके पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी एक उनका पड़ोसी किस तरह से विकसित हो रहा है और उनको उसके साथ की जो ज़रूरत है उसका अनुभव एहसास होने लगा कि हमें अब चीन का साथ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वह एक तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश था। तो इसी के चलते हम अनुमान भी लगाते हैं कि 2040 तक अगर चीन ऐसे ही अपनी आर्थिक स्थिति को और शक्ति को बढ़ाता रहा तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो अब क्या है, जो चीन है वो पूरे एशिया का एक इंजन के रूप में काम करने लगा है। इंजन जो कि रेल का इंजन, जिसमें सारी ताकत इकट्ठी होती है, सारी पावर इकट्ठी होती है और बाकी जो बुग्गियाँ होती हैं उसकी जब बाकी जो डब्बे होते हैं उनको खींचता अपने साथ आगे लेके चला जाता है। तो इसी तरह से चीन को भी देखा जा रहा है कि अगर चीन का विकास हो रहा है तो एशिया के जो अन्य दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो देश हैं उनके साथ साथ
उनको साथ में अपने लेकर जाएगा चीन, और उनका भी विकास हो सकेगा चीन के साथ साथ। तो इसकी विशाल आबादी, जो चीन की एक विशाल आबादी है, जो कि दुनिया में सबसे पहले पायदान पर गिने जाने वाला आबादी के मामले में चीन देश है। और तो बड़ा भूभाग, अब इसका भूभाग भी एक बड़ा क्षेत्रफल है, और संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चीन का जो आर्थिक विकास है उसको और ज़्यादा प्रभावित और ज़्यादा बढ़ाने वाले कौन से कारक हैं? तो उसकी जो आबादी है, एक बड़ी आबादी, जिसके कारण उसको किसी भी प्रकार के श्रम आवश्यकता, जो सस्ता श्रम है उसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके देश में ही उसे सस्ता श्रम मिल जाता है। और उस देश में चीन में फैक्ट्री लगाने वाली कंपनियों को भी यह चिंता नहीं होती कि उनको जो श्रम है वह सस्ता श्रम है, वह मिलने का कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि चीन में यह भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और भू क्षेत्र, चीन एक बड़ा भू क्षेत्र भी है, दुनिया के चौथे पायदान पर आने वाला देश। तो यह सारी जो अवस्थिति और राजनीतिक स्थिति वहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। एक ही तानाशाह राजा है जो राष्ट्रपति बने हैं, शी जिनपिंग, उनका ही जो राज चलता है उसमें, और वही मनमानी नीतियों को लागू करते हैं। तो उसमें विपक्ष की कोई चिंता नहीं है कि किसी भी प्रकार की चुनौती का जो कोई भी विपक्ष जो है तो वह विरोध करेगा, ऐसे कोई भी चुनौती नहीं है। और उसके अलावा जो ये सारी जो बातें हैं यह चीन के आर्थिक विकास को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद अब चीन में क्या है, समाजवाद है या साम्यवाद है। तो वहाँ पर 1949 में ही जो माओ थे उन्होंने साम्यवाद की स्थापना की, और एक क्रांति के साथ चीन में साम्यवाद की स्थापना कर दी। तो जनवादी गणराज्य की जो स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ का जो आर्थिक ढांचा है वह क्या है, सोवियत मॉडल पर आधारित है, यानी कि हर चीज़ क्या है, सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशंस या पूंजीवाद का कोई नामो निशान ना हो। तो आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए, और ऐसे में इसके पास ही अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। तो अब जो यह दौर था 1949 का, यह पूंजीवादी दौर था, लेकिन जो चीन है उसकी जो व्यवस्था है देश की वह क्या है, साम्यवादी है। तो सोवियत मॉडल पर आधारित इसकी व्यवस्था, इस वजह से यह पूंजीवादी देशों के साथ जो अपने रिश्ते हैं तोड़े बैठा था। तो ऐसे में इसके पास क्या है, अपने ही संसाधनों पर गुजर बसर करने का एकमात्र चारा बचा था कि देश के अंदर जो भी है उससे ही अपना गुजर बसर करो, उससे ही देशवासी जो है अपना खर्च चलाएं, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। इस बात के लिए चीनी तैयार थे। तो थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी, और इससे विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। तो जो सोवियत मॉडल पर आधारित होने के कारण जो सोवियत या रूस है उसकी मदद भी इसको मिलती रही, और सलाह मिलती रही समय समय पर किस तरह से जो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। तो चीन क्या है, अपनी खेती पर फोकस किया इसने, और जो खेती से प्राप्त जो पूंजी थी उसको इसने सरकारी नियंत्रण में लिया और उद्योगों की स्थापना की, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी स्थापना की। चूँकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों की जो खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब चीन के पास इतना पैसा नहीं था जब 1949 में चीनी क्रांति हुई कि यह तकनीकों को खरीद सके, सामानों को, और जो बेहतर बाज़ार में तकनीकें उपलब्ध थी वह खरीद सके, ऐसा कोई इसके पास पैसा या विदेशी मुद्रा नहीं थी। तो इसलिए चीन ने क्या है, आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। तो अब चीन ने क्या किया, जो भी बाहर से चीज़ें आनी थी उसको चीन में ही बनाना शुरू कर दिया, यानी कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चला गया यहाँ। तो इस मॉडल में
चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। तो अब क्या है, चीन ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा किया गया और अपने जो सारे संसाधन थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया इसने, और जो इसके नागरिक थे उनके सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई, नागरिकों को शिक्षित किया गया, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की गई और बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य और इन सभी से चीन क्या है, अन्य देश से भी आगे निकल गया। तो अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। अब इसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें तो 5 से 6% जो कि एक बहुत बड़ी आंकड़ा होता है, बहुत बड़ा, इस रफ्तार से इसकी जो अर्थव्यवस्था है बढ़ रही थी। लेकिन इसके लिए चुनौती साबित हो रही थी इसकी आबादी, जो कि 2 से 3% की जो वार्षिक वृद्धि है, प्रत्येक वर्ष में इतनी आबादी बढ़ जाती थी। तो इसकी जो मेहनत है उस पर पानी फेरती नज़र आ रही थी। अब बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। अब जितनी भी आबादी बढ़ती जा रही थी लेकिन संसाधन तो सीमित थे ना इनके पास, तो जो बढ़ रही थी आबादी वह अन्य लाभों से वंचित रहने लगी थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक अधिशेष नहीं दे पा रही थी। अब ये चुनौतियां पैदा किस तरह हो रही थी चीन के पास, वो हम पढ़ रहे हैं। अब जो खेती से उपज हो रही थी, जो अधिशेष था वो घटता जा रहा था। यानी अधिशेष यानी जो उपभोग कर रहे हैं और उससे जो बच जाता है, उपभोग हमारे इस्तेमाल कर लेने के बाद जो बच जाता है, तो जो बचा हुआ भाग है वह कम होता जा रहा था बढ़ती आबादी के साथ। तो अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं और ऐसे ही संकट का सामना जो है चीन को भी करना पड़ रहा था। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। अब चीन जो कि अब तक रूस की तरफ टिल्ट हुआ करता था, रूस के दबदबे में या कहें उसके मन मुताबिक चल रहा था, उसकी नीतियों को उसके सलाह के अनुसार चल रहा था। लेकिन अब चीन को क्या है, जब चुनौतियां मिलने लगी, उसके आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो चीन को समझ में आ गया कि जो यह नीति है चीन की, विश्व बाजार से दूर रहना और विश्व व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद रखना, वह ठीक नहीं है। तो चीन ने अब 1970 के दशक में, अब हम जब बात कर रहे हैं दशक की, तो 1970 के दशक, तो दशक यानी कि 1971 से लेकर 80 तक, ठीक है, 71 से लेकर 80 तक जो भी घटनाएं हुई वह इस दशक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस दशक में चीन ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए जो हैरान करने वाले थे। तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध अपने बनाए, तो राजनीतिक और आर्थिक एकांत को ख़त्म कर लिया। अब जो अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, अब चीन अपने लाभ और राष्ट्रीय हित के लिए अमेरिका से जो है रिश्ते बनाना शुरू कर लिया। अब अब जो चीन अब तक पूरी दुनिया से अकेला और अलग थलग रहा, अपनी अर्थव्यवस्था को अलग थलग किए हुए रहा था, लेकिन अब जो है चीन अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ जो अपने रिश्ते स्थापित करने लगा। तो 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग और सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। अब क्या है, जो 1973 में के समय जो प्रधानमंत्री थे चाइना के, चाउ एन लाई ने कृषि क्षेत्र, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनमें क्या है, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी कि इनमें किस तरह से आधुनिक इनका मॉडर्नाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर तकनीक और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी नीतियों को बदला। तो 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपेन ने
चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की जो नीति थी इसको अपनाया और इसकी घोषणा कर दी। अब चीन यह हो गई, अब क्या नीति जो है यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया गया और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। अब चीन ने क्या है 1978 में अपने जो दरवाजे हैं विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व बाजार के लिए खोल दिए। तो एक नई नीति के साथ चीन अब आगे बढ़ रहा था। तो चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। अब शॉक थेरेपी क्या है? जब हम देखते हैं कि सोवियत संघ जो कि रूसी खेमा था, इसके विघटन के बाद जब इसका विघटन हो गया तो रूस में एक तरह से एक समाजवादी शासन से पूंजीवादी शासन की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ा जा रहा था। अचानक से चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा था और कंपनियां थीं, कारखाने थे और सरकारी जो भी एजेंसियां थीं, सरकारी नियंत्रण की जो अब तक चीज़ें थीं, उनको अचानक से बहुत तेज़ी के साथ जो प्राइवेट हाथों में दिया जाने लगा। और इस तरह से जो वहाँ की जनता है इसके लिए तैयार नहीं थी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है रूस की इसके लिए तैयार नहीं थी। तो एक तरह से शॉक थेरेपी कहा गया इसको, इस चीज़ को, जब रूस ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से बदल दिया। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया कि एक साम्यवादी शासन से बिल्कुल बड़ी ही तेज़ी के साथ पूंजीवादी शासन की ओर रुख कर जाना, इसे शॉक थेरेपी कहा गया। लेकिन चाइना के ऊपर यह शॉक थेरेपी लागू नहीं होती है। चाइना भी हम देखते हैं कि 1972 तक 78 तक समाजवादी या साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन उसके बाद इसने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अच्छा माना और अपनी नीतियों को उसके लिए अपनी बाज़ार को उसके लिए खोल दिया। लेकिन यह जो तरीका अपनाया गया चीन के द्वारा वह अचानक से नहीं अपनाया गया। तो इसलिए हम शॉक थेरेपी इसे नहीं कह सकते, बल्कि इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो है चीन ने अपनाया। तो कैसे हम देखते हैं कि 1982 में खेती का जो निजीकरण किया गया। अब यहाँ पर खेती का निजीकरण 1982 में किया गया। उसके बाद 1998 में उद्योगों का हम देखते हैं कि पहले खेती का किया गया और फिर बाद में कब पूरे 16 जो वर्ष हैं उनके बाद लगभग तो में उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। ये नहीं कि 1978 में इसने अपनी नीति को बदला और 1978 में 80 में ही जाकर फटाफट सब कुछ प्राइवेट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर 1982 में जाकर खेती का प्राइवेटाइजेशन हुआ और 1998 में जाकर उद्योगों का हुआ। तो एक लंबे गैप के बाद धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ पर बदला गया। तो व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए ही हटाया गया था। अब क्या है, जो व्यापार अवरोध थे उनको सिर्फ कहाँ, विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं के लिए ही हटाया गया था, यानी अन्य जगहों पर व्यापार अभी भी नहीं किया जा सकता था। तो जहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं, अब ऐसी क्षेत्रों में ही जो है उसके लिए खोला गया था, अवरोध खोले गए थे, विश्व बाजार खोला गया था जहाँ पर विदेशी जो निवेशक हैं अपना उद्यम लगा सकें। ऐसे क्षेत्रों में ही चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जो जड़ता से उभरने में मदद मिली। अब जो इस तरह की जो नई नीति को अपनाया चीन ने, तो अपनी जो यह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में चीन को बहुत मदद मिली। तो कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। अब जैसे जैसे कृषि का निजीकरण किया गया तो कृषि में आय जो बढ़ने लगी और जो इसमें उत्पादकता है वह भी बढ़ने लगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे जो है ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। तो उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर तेज रही।
अब क्या है, ग्रामीण और जो चीन ने पहले तो 1982 में उद्योग कृषि का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में तेज़ी के साथ जो है चीन अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। तो व्यापार के नए कृषि जो कानून थे तथा विशेष आर्थिक केंद्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे हम सेज के नाम से कह सकते हैं, तो निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। तो अब चीन जैसे जैसे अपना जो आर्थिक विकास करने लगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने लगे, तो इसमें जब चीन विश्व में जो अन्य कंपनियां थीं वह चीन में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए, चीन में निवेश करने के लिए जो है आकर्षित होने लगी। तो चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार था। अब जैसे जैसे विदेशी कंपनियां आने लगी चीन में, विदेशों के साथ आयात निर्यात होने लगा, व्यापार होने लगा, तो चीन में अब विदेशी मुद्रा भी आने लगी। विदेशी मुद्रा यानी किसी अन्य देश की मुद्रा जिसमें हम व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर जो कि अमेरिका का मुद्रा है, तो हम किसी भी अन्य देशों के साथ जब व्यापार करते हैं तो हमें डॉलर के साथ व्यापार करना पड़ता है, यानी कि हमारे पास जितना डॉलर होगा हम उस डॉलर से ही किसी अन्य देश के साथ जो वस्तु है खरीद सकते हैं। तो हम अपने देश की मुद्रा के साथ उस वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि जो अन्य देशों की मुद्राएं हैं उनका जो उनकी कीमत है वह नीचे ऊपर रहती है। तो इस वजह से जो किसी और देश में जो किसी एक वस्तु की कीमत है 10 रुपये है, अगर हमारे देश में उस 10 रुपये की कीमत 100 रुपये है, समझ रहे हैं आप, तो हमें उस 10 रुपये के लिए हमें 100 रुपये देना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए यह उल्टा भी हो सकता है ना, तो किसी उस देश में उस वस्तु की कीमत 10 रुपये है, हमारे देश में उस वस्तु की 10 रुपये, उस देश के 10 रुपये की जो तुलना में हमारे देश की जो करेंसी है उसकी कीमत 5 रुपये है, तो हमें उसको जब हम 5 रुपये देंगे तो उसके लिए वह घाटे का सौदा होगा ना। तो इसलिए जो एक डॉलर है उसको विश्व में व्यापार करने के लिए एक सर्वमान्य जो मुद्रा है मानी गई है, और सभी जो देश हैं डॉलर में ही अपने जो व्यापार हैं वो करते हैं। तो इस तरह की जो मुद्राएं हैं उसके लिए चीन के पास जो है विशाल भंडार था इन मुद्राओं का, और इसके दाम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा था। अब चीन जो है दूसरे देशों में भी निवेश करने लगा था। तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। अब क्या है, चीन विश्व व्यापार संगठन जो है उसमें भी शामिल हो गया 2001 में। तो इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम तो बढ़ाया, और अब चीन की योजना विश्व आर्थिक से अपने जुड़ाव को और गहरा कर भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा जो रूप है देने की थी। अब चीन की जो आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वह हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। अब हम चीन में देखते हैं कि इस तरह से कितना तेज़ी के साथ चीन ने जब विकास कर लिया, तो क्या चीन में प्रत्येक नागरिक को इसका फ़ायदा हुआ है? तो चीन में बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसके साथ हम कुछ चुनौतियों को भी देखते हैं, चीन में जो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा चीन में। तो चीन में अब क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और जो रोज़गार की तलाश में हैं। वहाँ की महिलाओं को रोज़गार और काम करने के हालत उतने ही ख़राब हैं जितने यूरोप में 18वीं सदी और 19वीं सदी में थे। अब हालांकि जो चीन है अपने श्रम के शक्ति के बल पर और अपने नई नीति और नई आर्थिक नीति के कारण जो है विकास कर रहा हो, लेकिन वहाँ के जो लेबर हैं, वहाँ के जो श्रम है, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है जितनी कि यूरोप में कभी 18वीं और 19वीं सदी में हुआ करती थी। तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि चीन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या उसको भुगतान करना पड़ रहा है, किस तरह से। तो इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। तो पर्यावरण के बलबूते अपने बड़ी आबादी और अपने श्रम
कि एक बुरे दुर्दशा पर जो चीन है विकास जो उसका स्थापित हो सका है। और चीन ने जो है पर्यावरण को भी नज़रअंदाज किया है और जो उससे होने वाले नुकसान हैं उसको भी नज़रअंदाज किया है। और भ्रष्टाचार भी इसी तरह से बढ़ रहा है चीन में। तो गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला भी बढ़ता चला गया है। अब ग्रामीण और शहरी जो लोग हैं उनमें जो फासला है वह बढ़ता जा रहा है, उनके गरीबी अमीरी का जो फासला है वह बढ़ता है गया है चीन में, देखते हैं हम। जब हमें चीनी अर्थव्यवस्था या चीनी उत्थान की जो हमें आलोचनाएं लिखने को आएंगी तो हमें ये सारी बातें लिखेंगे उसमें कि किस तरह से चीन में पर्यावरण संकट, बेरोजगारी का संकट, वहाँ पर जो गरीबी अमीरी, ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी का जो फासला है बढ़ता गया उसका संकट, वहाँ पर मजदूरों की दुर्दशा का संकट, यह सारी जो है आलोचनाएं हैं चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की। तो हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानते हैं। लेकिन घरेलू मुद्दे जो भी हैं चीन के, जो क्षेत्रीय और घरेलू मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन जो एक विश्व स्तर पर हम तो उसकी अर्थव्यवस्था को देखेंगे ना, तो जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है।